वेलकम टू इको अभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोर्नो मॉडल ऑफ ड्यूओपोली या फिर कोर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। तो कोर्नो इकोनॉमिक्स का नाम था, ये फ्रेंच नाम है, अगस्तिन कोर्नो। तो उन्होंने ये मॉडल दिया था ड्यूओपोली का या ओलिगोपोली का। अब ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कम सेलर्स होते हैं, तो उसका एक टाइप होता है ड्यूओपोली जिसमें सिर्फ 2 सेलर होते हैं। अब ये मॉडल हम पहले 2 सेलर का देखते हैं और इस मॉडल को क्या बाद में चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं 2 से ज़्यादा सेलर्स के लिए, लेकिन पहले 2 सेलर वाला आप समझ लें, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि वो एक्सटेंड कैसे हो सकता है। हालांकि उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले डायग्राम को ना देखें आप, सबसे पहले हम बात करेंगे अजम्पशंस की जिस पे मॉडल बेस्ड है। और मेरी एक एडवाइस है आपको कि आपको ओलिगोपोली के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए इससे पहले आप इस वीडियो को समझें। तो आई होप आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। तो अजम्पशंस की बात करते हैं हम। सबसे पहला अजम्पशन है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अब कोर्नो ने ये माना था कि एक स्प्रिंग है मिनरल वाटर का, वहाँ से 2 लोग अपने अपने स्प्रिंग्स, दोनों के पास अपने पर्सनल स्प्रिंग्स हैं, वहाँ से वो लोग अपने मतलब मिनरल वाटर को लाते हैं और उसको बेचते हैं। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग के जो वाटर है, मिनरल वाटर, वो आइडेंटिकल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है वो, यानी कि उसमें कुछ अंतर नहीं है। दोनों, आप दोनों में से कोई सा भी पानी पिए आपको कोई पता नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं इसमें। और इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट अजम्पशन है जो मैंने पहले जान करके लिखा है, राइवल विल कीप आउटपुट कांस्टेंट। ये अजम्पशन का मतलब ये हुआ कि एक जो ओलिगोपोलिस्ट है वो ये मानता है कि मैं कितना भी आउटपुट रखूं, मेरा जो राइवल है वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा। उसका इनिशियल आउटपुट अगर 10 है तो मैं 15 रखूं, 20 रखूं, 25 रखूं, वो अपना 10 ही मेंटेन करेगा, वो उतना ही आउटपुट रखेगा अपना। ठीक है। जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये उन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए माना कि जो मार्जिनल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, MC है, वो 0 है, कोई प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं है। और जहाँ तक हम बात करेंगे एक नेचुरल स्प्रिंग से पानी आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, उसमें क्या कॉस्ट लग रही है आपकी। इसलिए ही मैं आपको ये नेचुरल स्प्रिंग वाली बात बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये अजम्पशंस याद रखने में इजी होगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट भी वहीं से याद रख सकते हैं आप, और जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आप वहीं से याद रख सकते हैं। और लीनियर मार्केट डिमांड, अब ये अजम्पशन भी बहुत ज़रूरी है। लीनियर मार्केट डिमांड मतलब होता है कि मार्केट डिमांड एक स्ट्रेट लाइन में है। जैसे कि इस केस में हम देखें तो ये YZ, ये जो लाइन बनी हुई है ये है डिमांड कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। और यहाँ पे नोन है, मतलब हर ओलिगोपोलिस्ट को पता है कि मार्केट डिमांड क्या है। उसको पता है कि OZ इतना आउटपुट टोटल हम सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में, इतने आउटपुट की डिमांड। OZ से ज़्यादा करेंगे तो डिमांड नहीं है। ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन मॉडल पे, जो कि हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ओलिगोपोलिस्ट। यहाँ पे 2 मान लेते हैं हम, ओलिगोपोलिस्ट A और B। सबसे पहले हम बात करते हैं A की। A आया सबसे पहले मार्केट में। अब स्टार्टिंग में वो अकेला आया तो वो मोनोपोलिस्ट है एक तरीके से। तो वो क्या करेगा, उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो अपने आउटपुट को भी उस तरीके से सेट करेगा ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो फिर वो यहाँ पे ये A की मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है A की, और A का जो मैक्सिमम आउटपुट जो वो प्रोड्यूस कर सकता है वो है ON। ठीक है। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। और इस पॉइंट पे, N पॉइंट पे, उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हमने 0 मान ली और मार्जिनल रेवेन्यू N पॉइंट पे 0 है। ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गए, यानी कि हमें वो कंडीशन मिल गई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। ठीक है। तो इस पॉइंट से वो अपना वो करेगा, मतलब इस पॉइंट पे वो प्रोड्यूस करेगा, इतना आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा, और उसकी प्राइस होगी यहाँ पे, ये प्राइस है। ठीक है। OP उसकी प्राइस होगी। ठीक है। और वो प्रॉफिट कितना कमाएगा, वो PKNO, A का प्रॉफिट होगा PKNO। ठीक है। ये A का प्रॉफिट है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है और उसकी मजे में चल रही है जिंदगी। फिर क्या होता है, B आता है। अब B आएगा तो B के लिए यहाँ पे इतना आउटपुट तो ऑलरेडी A प्रोड्यूस कर रहा है, तो मार्केट में कितना और पोटेंशियल है, NZ, इतना बचा हुआ है। इतना इसमें से B प्रोड्यूस कितना करेगा आप देखते हैं।
अब बी ऑब्वियसली जेड तक प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ प्राइस है ही नहीं यार, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी प्राइस, कुछ फायदा नहीं होगा बी को अगर वो जेड तक प्रोड्यूस करेगा। एन जेड अगर बी प्रोड्यूस कर देता है और ओ एन अगर ए प्रोड्यूस कर रहा है तो प्राइसेस जीरो हो जाएंगी, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी अपनी हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, तो बी करेगा हाफ आउटपुट प्रोड्यूस, जो ए प्रोड्यूस कर रहा है उसको निकालने के बाद जो भी आउटपुट बच रहा है उसका हाफ बी प्रोड्यूस करेगा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। तो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू का ये बी की मैंने बना रखी है MRB, और यहाँ पे फिर से वही कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया, और यहाँ पे NM जो कि है NM कितना है, NM है हाफ NZ का, ये बचे हुए आउटपुट का हाफ है NM, ठीक है, बचे हुए आउटपुट का हाफ है। अब इस वजह से क्या होगा, प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। अब आउटपुट बढ़ता है तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें पता है कि जैसे ही आउटपुट बढ़ता है वैसे ही प्राइसेस कम हो जाती हैं मार्केट में, तो यहाँ पे प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो इसकी वजह से प्राइसेस हो जाएंगी OP1, जिसमें से A प्रोड्यूस कर रहा है ON और NM प्रोड्यूस कर रहा है हमारा B, ठीक है, और टोटल आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकते थे OZ। तो यहाँ पे वो लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग देखें तो A तो कर रहा है, टोटल आउटपुट मान लेते हैं 1, तो 1 में से A कर रहा है 1/2 हाफ, क्योंकि हाफ में A का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। यहाँ पे B कितना कर रहा है, B उसमें से कर रहा है 1/1 माइनस 1/2 करेंगे पहले हम, ठीक है, इतना तो A प्रोड्यूस कर रहा है, 1 में से हटाएंगे उसको पहले, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि बचता है 1/2, ठीक है। अब उसका भी हाफ B प्रोड्यूस करेगा, उसका हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 ये B प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे टोटल आंसर आ जाएगा 3/4, मतलब 3/4 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे टोटल आउटपुट का, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा कि A को रियलाइज होगा, जैसे ही B आया और उसने प्राइसेस कम कर दी, तो A को पता चलेगा कि यार प्राइसेस कम हो गई और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है इससे नेगेटिवली, और A को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो A क्या करेगा, फिर से वही, इसमें फंडा यही रहेगा कि A बार बार और B भी यही करेगा। वो लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितना आउटपुट अपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद जितना भी आउटपुट बच रहा है उसका हाफ वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, A अपना आउटपुट रिड्यूस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बच रहा है, ON बच रहा है, पहले तो जो B प्रोड्यूस कर रहा है उसको निकाल दो NM को, ठीक है, उसके बाद कितना बच रहा है ON और MZ। एक बार हम इसको करके देखते हैं मैथमेटिकली। तो यहाँ पे 1 में से टोटल आउटपुट में से B कितना कर रहा है 1/4, निकाल देंगे हम, कितना बचेगा 3/4 बचेगा, ठीक है। तो 3/4 का कितना करेगा ये 1/2, तो 3/8 A प्रोड्यूस करेगा 3/8, ठीक है। अब A प्रोड्यूस कर रहा है 3/8, तो उस वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी, ओवरऑल जो टोटल आउटपुट है मार्केट में वो कम हो गया, तो इस वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी। तो इसके वजह से फिर वापस से B रिएक्ट करेगा, फिर वही चीज़ करेगा B। अब B देखेगा A कितना प्रोड्यूस कर रहा है, A कर रहा है 3/8, तो 3/8 हटा देंगे हम 1 में से, तो कितना बचेगा 5/8, ठीक है। 1 में से 3/8 हम हटाएंगे तो बचेगा 5/8। तो अब यहाँ पे 5/8 का हाफ वो प्रोड्यूस करेगा B, तो आंसर कितना आएगा हमारा 5/16। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, पहले A हाफ प्रोड्यूस कर रहा था, 1/4 B कर रहा था, फिर A जैसे ही उसको पता चला कि B आ गया है मार्केट में, तो B फिर वापस से A रिएक्ट करेगा और A अपने आउटपुट को चेंज करेगा, उसके बाद फिर वो 3/8 प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद फिर B को पता चलेगा कि A ने प्राइसेस बढ़ा दी, तो B उसके बाद 5/16 करेगा। तो इसमें क्या होगा कि एक सेकेंड रुकिए, हाँ, तो इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में मान लो A का आउटपुट था 10 और B का था 3,
तो होगा क्या, धीरे धीरे करके ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए अपना आउटपुट कम करता रहेगा प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, और बी अपना आउटपुट बढ़ाता रहेगा प्राइसेस को कम करने के लिए अपनी, और दोनों अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो अपोजिंग फोर्सेस काम करती रहेंगी, और फिर ऐसा होगा कि यहाँ पे दोनों का आउटपुट 6 और 6 हो जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको। तो दोनों का आउटपुट इक्वल हो जाएगा और दोनों प्रोड्यूस करेंगे 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट, और 1/3 एम्प्टी रहेगा, 1/3 वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मान लो इस पॉइंट तक करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये 3 इक्वल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इतना ए करेगा, इतना बी सी बी करेगा, ओ बी ए करेगा, और सी जेड खाली रहेगा, कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा इतना, ठीक है। ये सिचुएशन आ जाएगी फाइनली। अब वो 1/3 बाकी क्यों एम्प्टी रहेगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बेस्ट लगा रहे हैं, और वो 1/3 तो वैसे भी उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो इस वजह से वो 1/3 पे रुकेंगे। अगर वो पूरा डिमांड पूरी करेंगे तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उनकी प्राइसेस जीरो हो जाएंगी, उनको कुछ फायदा ही नहीं होगा, को धंधा ही बंद करना पड़ जाएगा। तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जब भी वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो इस सिचुएशन में ही आएंगे वो 1/3, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे इक्विलिब्रियम में। तो ये कोरनोन मॉडल का बेसिक आइडिया है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि ये मॉडल नैश इक्विलिब्रियम की बात करता है। नैश इक्विलिब्रियम है ये। अब जिन लोगों ने गेम थ्योरी पढ़ी हुई है वो एक सेकंड में समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दोनों पार्टीज, ऐसा इक्विलिब्रियम आ चुका है कि जहां पे एक भी बंदा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक दूसरा बंदा पोजीशन चेंज नहीं करता, क्योंकि दोनों के लिए आइडियल सिचुएशन आ चुकी है। अगर ए ओ बी आउटपुट पे आ गया और बी सी आउटपुट पे आ गया तो दोनों वहीं पे अड़े रहेंगे, दोनों अपनी सिचुएशन चेंज नहीं करेंगे। तो ये पहला एग्जांपल इसको माना जाता है नैश इक्विलिब्रियम का। नैश इक्विलिब्रियम बहुत बाद में आया, 1838 में कोरनोन ने मॉडल दिया था। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1838, और उन्होंने जिस बुक को पब्लिश किया था उसका नाम आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट, दोनों में से एक में मिल जाएगा। तो ये है कोरनोन का मॉडल। अब यहाँ पे बस हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो भी चेंज होगा आउटपुट में वो डिपेंड करेगा, चेंज आउटपुट वो होगा, कैलकुलेट करना होगा हमें। तो जो अपोनेंट का आउटपुट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल आउटपुट में से, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल प्रोड्यूस हाफ ऑफ इट। तो मैंने इंग्लिश थोड़ी गलत लिखी है यहाँ पे, लेकिन अपोनेंट आउटपुट सब्ट्रैक्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम टोटल आउटपुट में से, और उसका हाफ हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब ये सिचुएशन चलेगी, और ए अपना आउटपुट रिड्यूस करता रहेगा, बी अपना इंक्रीज करता रहेगा, और दोनों 1/3 और 1/3 में आके अटक जाएंगे। अब इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म की हम बात करें तो इस मॉडल में सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ पे हमने मान लिया कि वो लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि राइवल आउटपुट अपना चेंज नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्यों? जब हमने देखा कि राइवल बार बार आउटपुट चेंज कर रहा है, जब फर्स्ट टाइम बी आया मार्केट में तो उसके बाद बी देखेगा कि ए ने अपना आउटपुट चेंज कर दिया, तो बी को समझना चाहिए ना ये चीज़ कि जब मैं अपना आउटपुट चेंज करता हूँ तो ए भी अपना आउटपुट चेंज करता है, और ए को भी समझना चाहिए। लेकिन दोनों नहीं समझते ये चीज़, और इस वजह से हम इसी नैश इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं एंड में। मतलब दोनों अपनी कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते भी हैं अगर, तो ये नहीं समझते कि उससे क्या असर हो रहा है एक दूसरे पे। वो अज्यूम करते हैं कि सामने वाले से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता हूँ, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता हूँ, बस बात खत्म, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो ये था कोरनोन का मॉडल। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आया होगा ये, और उसका बेसिक आइडिया क्या था। ज़्यादा डिटेल में हमने बात नहीं करी इसके बारे में।